जय हिंद दोस्तों, हमारा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के जो हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, जो हिंदी का पोर्शन है उस पूरे पोर्शन को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, चाहे पेडागॉजी हो या फिर जो है कंटेंट हो। आपको पता है कि दोनों कंटेंट 15 नंबर के 15 नंबर के, पेडागॉजी आपके हर एक प्रश्न पत्र के पार्ट में आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस महामैराथन में हिंदी का पूरा संपूर्ण सिलेबस कहाँ से कितने पार्ट में क्या क्या पूछा जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनाइएगा। देखिए हम क्या क्या आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा जितना भी है हिंदी का संपूर्ण पोर्शन, संपूर्ण सिलेबस जितना भी है पूरा हम लेकर के आए हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही तमाम अन्य विषयों के भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सीडीपी का भी जो है वीडियो अपलोड है इस चैनल पर, और ईवीएस का भी अपलोड है, मैथमेटिक्स का अपलोड कर दिए हैं, और आपका हिंदी का आज बचा हुआ था वो भी आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ही, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, वन वन करके हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे सारी चीज़ें। हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि भारत में जो राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या है, हिंदी सिर्फ और सिर्फ राजभाषा है। भारत के संविधान में कितनी जो है अनुसूचियाँ, जो 8वीं अनुसूची हैं उसमें कितनी भाषाएं हैं, तो संविधान में 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि 22 भाषाएं हैं। यानी कि संविधान की 8वीं सूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, तो असमिया है, आपका बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, काश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू और बाडो और संथाली, मिथाली और डोंगरी आदि, जो टोटल कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं जो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में बताई गई हैं। ठीक है, इन भाषाओं को भी आप याद रखिए, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में हो सकता है कि इसमें से 3 भाषाएं दे दे और एक कोई अन्य दे दे, तो उसमें पूछ ले आपसे कि कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसलिए जो है ये टोटल 22 भाषाएं हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी या प्रशासनिक भाषा है। ठीक है, जो इंग्लिश है वो सहयोगी भाषा, यानी कि जो आपकी किसी भी स्टेट में कोई भी लैंग्वेज चलती हो, लेकिन इंग्लिश जो होगी वहाँ की सहयोगी भाषा होगी। ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो शास्त्रीय भाषाओं में आपका तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये कितनी भाषाएं हैं, 6 भाषाएं टोटल जो हैं शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, आरटी ने यानी कि राइट टू एजुकेशन मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है। यानी कि जब बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश लेता है और वहाँ से 8 तक बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाना अनिवार्य होता है, और अनिवार्य रूप से कक्षा 5 तक ये एकदम कंपलसरी होती है कि यहाँ से तो 6 to 8 तो फिर भी चलिए ठीक है चल जाता है, लेकिन 1 to 5 बच्चा मातृभाषा में ही बात करेगा, जिस तरह से अपने फैमिली परिवार के बीच रहता है उसी भाषा का प्रयोग पूर्ण रूप से वह विद्यालय में कर सकता है, राइट टू एजुकेशन कहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है भाषा शिक्षा की आवश्यक अवधारणाएं। तो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश और सकारात्मक पुनर्बलन। अब हम बात करते हैं भाषा अधिगम एवं अर्जन की। तो भाषा अधिगम और अर्जन आखिर होता क्या है, तो बात करें अर्जन की, सबसे पहले बात करते हैं भाषा अर्जन की। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके लिए औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाषा अर्जन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। सबसे पहले जानिए जो है भाषा अर्जन होता क्या है। जो छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे अपने परिवार से, अपने माता पिता से, भाई बहन से, आस पड़ोस से जो भाषा सीखता है वही भाषा अर्जन होती है। भाषा अर्जन का मतलब होता है कि दूसरों से प्राप्त करना, यानी कि जो है दूसरों से प्राप्त करना, जो हम दूसरों से सीखते हैं वही भाषा अर्जन कहलाती है, बिना किसी व्याकरण, बिना किसी नियम के। ठीक, साधारण भाषा जो हम
सीख जाते हैं बातचीत के दौरान किसी के द्वारा बोले गए शब्दों के अनुसार, वही होती है भाषा अर्जन। चलिए अब इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी भी व्याकरण या नियम की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। तो यही चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब बात करते हैं भाषा अधिगम की। भाषा अधिगम होता क्या है? तो भाषा अधिगम क्या होता है? इस अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भाषा अधिगम के नियम और व्याकरण का भी उपयोग किया जाता है और इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सीधा सीधा आप जानिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना या पढ़ना। ठीक है। जिस भाषा को आप सीखते हैं, जिस भाषा को आप सीखते हैं वही जो होती है आपकी अधिगम, भाषा अधिगम कहलाती है। और हम सीखते कौन सी भाषा हैं? तो भाषा अधिगम के तहत हम दूसरी या तीसरी, द्वितीय या तृतीय लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है। बात करते हैं इससे महत्वपूर्ण संबंधित तथ्यों की। तो इसमें भाषा को नियम से सीखा जाता है। ठीक है। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा दिया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय से आरंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चे प्रयास करके पढ़ते हैं। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तथा शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका होती है। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए हमने आपको लिखित तौर पे बताया, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और बताते हैं। इधर जो होगा भाषा अर्जन होगा, ये कौन सा है? ये भाषा अर्जन है। और इधर क्या है? इधर अधिगम है। ठीक है। तो देखिए इधर इस साइड क्या होगा, इस साइड क्या होगा? तो इस साइड बात करें प्रक्रिया की, प्रक्रिया कैसी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया होगी अर्जन की, तो स्वाभाविक होगी, सहज होगी और अचेतन होगी। और दूसरा इसमें कैसा हो जाएगा? इसमें जो प्रक्रिया होगी वो सचेत होगी, प्रयासपूर्ण होगी और औपचारिक होगी। बात करें माहौल की, तो यहाँ माहौल कैसा होता है? ठीक है। यहाँ पर यानी कि अर्जन में माहौल कैसा होगा? तो घर, परिवार, तात्कालिक परिवेश, समृद्ध विकास, वातावरण होगा। ठीक है। लेकिन इसमें माहौल कैसा होगा? इसमें माहौल जैसे स्कूल हो गया, कक्षा कक्ष हो गया, नियमबद्ध वातावरण हो गया। ठीक है। अब बात करें इसमें कैसे अर्जन करते हैं, यानी कि कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे सीखेंगे? इसको जो है सुन करके, बोल करके, अनुकरण करके और बिना व्याकरण नियम के इसको सीख लेते हैं। इसकी बात करें तो ये इसको कैसे सीखते हैं? इसको व्याकरण के नियम, शब्दावलियों और प्रशिक्षण के माध्यम से जानबूझ करके सीखते हैं। इसमें बात करें इसके उदाहरण के, तो बच्चे अपनी मातृभाषा जैसे हिंदी हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया या फिर मलयालम, बंगाली, जो भी भाषाएं होती मातृभाषा, इसमें बच्चा क्या सीखता है? मातृभाषा को सीखता है। और इसमें जो है बच्चा स्कूल में अंग्रेजी भाषा या कोई दूसरी भाषा या विदेशी भाषा सीखता है। ठीक है। जैसे और इसमें जो है कौशल क्या होगा? कौशल कौन कौन से होंगे? तो इसको जो ये वाली भाषा है अर्जन वाली, इसको बच्चा सुन करके और बोल करके सीखेगा। ठीक है। और ये वाली भाषा क्या है? पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा। ठीक है। और उसके बाद फिर लिखेगा। ठीक है। तो इस तरह से सीख सकता है। बात करें दोनों के अंतर की, तो ये स्वभाव बनाम प्रयास होगा। यानी कि अर्जन क्या होगी? अर्जन एक स्वाभाविक है, जबकि अधिगम क्या है? अधिगम प्रयासपूर्ण होगा। और बात करें अचेतन बनाम सचेत की, तो अर्जन जो होगा वो अचेतन मन से भी आप सीख सकते हैं, अचेतन होगा। जबकि अधिगम कैसा होगा? अधिगम जो होगा वो सचेत होगा। कैसा होगा? सचेत होगा। ठीक है। परिवेश, भाषा अनौपचारिक परिवेश में होगा, जबकि अधिगम औपचारिक परिवेश में होगा। ठीक है। तो ये हो गया भाषा अधिगम और अर्जन। अब बात करते हैं अधिगम के प्रकार के, कि अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है क्रियात्मक अधिगम, यानी कि क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। इसमें क्या होता है? शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने के संकेतों, चित्रों, शब्दों आदि के माध्यम से सीखना होता है। अगला है विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखता है।
बात करें अधिगम और अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार, यानी कि जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनके विचार कौन कौन से, किसने कौन से विचार दिए। यानी कि वाइगोत्स्की की पहले बात करें तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। वाइगोत्स्की का जो है सिद्धांत का क्या नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ना नाम। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। वाइगोत्स्की सीधा कहते हैं बच्चों का जो भी विकास होता है समाज के द्वारा अंतःक्रिया से होता है। वहीं जीन पियाजे की बात करें तो पियाजे क्या कहते हैं, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। चॉम्स्की क्या कहते हैं, भाषा अर्जन तथा क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। यानी कि जीन पियाजे ने यह बताया है। और चॉम्स्की ने क्या कहा है, चॉम्स्की ने बताया है कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता कब से होती है, तो जन्मजात होती है। जन्मजात क्षमता यानी कि एलईडी यानी कि भाषा संग्रहण यंत्र बच्चे में जन्मजात होता है। ठीक है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत की बात करें, भाषा शिक्षणों के कुछ सिद्धांत, यानी पहला है अनुबंधन के सिद्धांत या सहचर्य का सिद्धांत। यानी कि शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान उसकी वस्तु या व्यक्ति के उस शब्द के सहचर संबंध स्थापित करने के अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। यानी कि जब छोटा बच्चा होता है उसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका नाम बताया जाता है। जैसे पानी के लिए बच्चे को जब बताया जाता है तो उसको ग्लास में पानी दिखाया जाता है। पेन या कॉपी सामने दिखाई जाती है उसके बाद उसका नाम बताया जाता है। या किसी रिश्ते का बताया जाता है तो उसका चेहरा दिखाया जाता है तो उसका फिर नाम बताया जाता है। यहाँ देखिए जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच में संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। ठीक है। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण यानी कि नकल करके सीखता है। इस तरह से अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। यानी कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने के क्या गुण हैं और कौन से दोष होंगे, ये जो वहाँ का बच्चे का इन्वायरमेंट होगा, जो बच्चे का इन्वायरमेंट आप दे रहे होंगे, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा होगा उस पर निर्भर करेगा। जैसे जहाँ पर शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जा रहा होगा वो बच्चा शुद्ध भाषा सीखेगा, लेकिन जहाँ पर जिन शब्दों का शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा हो बच्चे के सामने तो वैसे ही टूटी फूटा अशुद्ध शब्द को बच्चा रट लेगा तो वहाँ पर दोष हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। तो किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरणा करती है और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य को कितनी रुचि से लेते हैं, अर्थात बालक की शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह सिखाने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे को सिखाने के लिए क्या प्रेरित करता है, बच्चे को रुचि और उत्साह प्रेरित करता है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्यपुस्तक, पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण या चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। यानी कि बच्चे का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आपसे पूछेगा बच्चे का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए और यह शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो आपको क्या बताना है, बच्चे के रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसे सदैव सीखते रहने के लिए अप्रेरित करना चाहिए। बच्चे को सीखने के लिए क्या करना चाहिए, तो बच्चे को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्योंकि एनसीएफ हो चाहे राइट टू एजुकेशन हो, दोनों ही क्या कहते हैं, बच्चा करके सीखे। ठीक है। करने पर बल दिया जाए। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो उसे जल्दी ही और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। आपको जिस ऑप्शन में मिले बच्चे को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए तो वो ऑप्शन 100% आपका सही होगा, उस पर आप टिक कर सकते हैं सही का। नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत। ये क्या कहता है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आता है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चा भाषा का विकास जल्दी हो जाता है। बिल्कुल, अगर बच्चे को जो है बातचीत करने के अवसर मिलेंगे, अधिक से अधिक प्रयास करने के मौके मिलेंगे तो भाषा का विकास जो होगा बच्चे में बहुत जल्द हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट सीधा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शब्दों को समझिएगा।
नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। तो ये आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है? तो आवृत्ति का सिद्धांत कहता है कि भाषा सीखने में आवृत्ति बहुत महत्व है। ठीक है, आवृत्ति बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा उतना ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, यानी कि कोई बच्चा है, बच्चे के सामने आप किसी शब्द को जितनी ज़्यादा बार बोलेंगे बच्चा उस शब्द को उतनी जल्दी से उतनी आसानी से सीख जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। तो अनुपात और क्रिया जो क्रमांक का सिद्धांत क्या कहता है? भाषा कौशल के चार प्रारूप होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम से समान अनुपात में बनाए जाने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, ये समान क्रम से होते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले लिखना सीखेगा फिर पढ़ना सीखेगा, ये क्रम से ही होते हैं। बच्चा पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, उसके बाद जाके अंतिम में लिखेगा। तो ये क्रम समान अनुपात से बनाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाषा के कार्य एवं उसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है भाषा के कार्य। देखते हैं, चलिए भाषा के कार्य क्या कहता है? अभिव्यक्ति का साधन। तो भाषा के कार्य क्या हैं? अभिव्यक्ति का साधन है। हमारे जो भाव, विचार, इच्छाएं, भावनाएं जो भी होती हैं उसे हम उस भाषा के द्वारा किसी दूसरे से शेयर करते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति के साधन में भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं एवं अभिव्यक्ति व्यक्त करने में सहायता करती है। बिल्कुल। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक, यानी कि सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। ये क्या है? भाषा शक्ति के माध्यम से मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। बिल्कुल, अगर भाषा नहीं होगी तो सोचिए आप अपने भावों या विचारों को कैसे दूसरों तक पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे ना। अगर भाषा नहीं होगी तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने भाव विचारों को हम दर्शा ही नहीं पाएंगे, साझा ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। तो नए ज्ञान की जो प्राप्ति के लिए भाषा बहुत आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा आवश्यक है। अगर भाषा नहीं होगी तो कुछ भी आप नया सीख नहीं सकते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट है भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। बिल्कुल, जैसे जैसे मानव समाज में अपनी भाषा में प्रगति की वैसे वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ। आगे हम बात करते हैं भाषा विकास में सुनने की भूमिका। जो भाषा होती है, भाषा विकास में सुनने की क्या योग्यता है? तो बच्चा अपने परिवार समाज के लोगों से बोलते हुए सुनता है तथा उसका अनुकरण करता है तथा और बोलने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उसके परिवार में जो भी शब्द बोले जाते हैं बच्चे के सामने, लगातार अगर बच्चे के सामने कोई भी शब्द बोलते रहते हो तो उस शब्द को बच्चा जल्दी सीख जाता है, यानी कि अनुकरण करता है उसको बार बार। वो बच्चा भी रिपीट करेगा तो अच्छा बोलने लगता है उस शब्द को। नेक्स्ट, सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल विकसित होते हैं। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। बिल्कुल, बच्चा जब किसी शब्द को बार बार बोलेगा और अनुकरण करेगा तो शुद्ध शब्द बोलने में उसको सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी विकास में वृद्धि होती है। बिल्कुल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सुनने के माध्यम से ही बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। अगला पॉइंट है सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं विचारों को जान पाता है। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल में विकास करना। तो ये हैं भाषा सुनने के फायदे। नेक्स्ट है भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या होती है। सुनने की भूमिका थी और बोलने की भूमिकाओं के बारे में बात करें तो
बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशल भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। अब हम बात कर देंगे अधिगम। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका की है। भाषा अधिगम यानी भाषा सीखने में अधिक जो है व्याकरण की क्या महत्व या क्या ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट बात करें, विद्यार्थी को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्राप्त करना है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। अगला पॉइंट कहता है छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। अगला पॉइंट कहता है अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों को चारों भाषा कौशल का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान होता है। अगला पॉइंट कहता है वह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायता करता है या सहायक है। नेक्स्ट बिंदु है वह छात्रों का लेखन शैली मुहावरे लोकोक्तियों का भी प्रयोग करने का शिक्षण देकर उसके कौशल में विकास करने में सहायता होती है। तो ये सब क्या है, भाषा सीखने में जो आप नियम का प्रयोग करते हैं, नियम के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है छात्रों में व्याकरण से छात्रों में नए विभिन्न शब्दों को समझ विकसित होती है। छात्रों में गद्य एवं पद्य में अंतर समझकर उसके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। व्याकरण छात्रों में लेखन में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया प्रत्यय उत्तर तथा तत्सम एवं तद्भव शब्द आदि के प्रयोग के उसके लेखन कौशल में विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट इसका व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति लोकोक्तियों मुहावरे आदि का अर्थ निकालने में भी योग्य बनाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर व्याकरण की शिक्षण विधि। व्याकरण की शिक्षण विधि कौन कौन सी होती हैं। तो पहली आती है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, इस विधि में अनुभव उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यय अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्र को करके सीखने पर जोर देती है, यानी बच्चा खुद करता है खुद सीखता है। यह मनोवैज्ञानिक तरीका है। यह एक कैसा तरीका है, यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। तो जो आगमन विधि होती है बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधि से कुछ शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इस विधि से क्या होता है, शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इनको भी याद रखिएगा क्योंकि इसमें से 3 दे देगा, एक अलग से कोई दे देगा और एक छांटने के लिए कह देगा कि जो है आगमन विधि कौन सा उदाहरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निगमन विधि। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियम का ज्ञान फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है। इसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। बिल्कुल, इसमें क्या होता है इस पद्धति में, जैसे आपकी कोई सिद्धांत हो गया, जैसे फिजिक्स में आप गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं या और कोई भी नियम पढ़ते हैं, यानी कि पहले आप नियम जानते हैं, नियम के बाद टीचर आपको क्या उसके एग्जाम्पल बताता है। ठीक है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्र का भी पालन किया जाता है, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर होगा यहाँ पर। ठीक है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। तो ये सब निगमन विधि के एग्जाम्पल हैं। अगला है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी कि नकल करके सीखता है। पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि में के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करता है। पहले शिक्षक बोलता है फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। अनुकरण में देखिए, जो आपको स्कूल में पहले टीचर जो शब्द बोलते हैं उनको सुन करके आप बोलते हैं, वही होती है अनुकरण विधि, यानी कि सुनकर उस शब्द को दोहराना। अगला है व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि किसी भी विधि में तथ्य
विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षक का सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती थी, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण माना जाता था। यानी कि जो वैदिक कालीन या उस समय की शिक्षा प्रणाली होती थी, यानी कि गुरुदेव जो होते थे चेयर पर बैठ करके जो चीज़ सुनाते थे, जिसकी व्याख्या करते थे, वही हम सुनते थे और उसके द्वारा सीखते थे। यह पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित होती थी, क्योंकि इसमें शिक्षक ही महत्वपूर्ण होता था। शिक्षक जो बताता था वही हम सीखते थे। इसी कारण से वर्तमान में इस जो है शिक्षण विधि को बंद कर दिया गया है। अब बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी कि बालक करके सीखता है। अगला है भाषा संसर्ग विधि। यह विधि क्या कहती है? यह एक व्याकरण विधि शिक्षण विधि है। ठीक है, इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में लाई जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। अब बात करते हैं कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एवं संसाधन के रूप, यानी कि बहुभाषिकता कैसा संसाधन है। तो देखिए, बहुभाषिकता कक्षा विद्यार्थियों में शब्द भंडारण में वृद्धि कराती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल का जो है विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। ठीक है, कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान करने का माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्र एक दूसरे के भाषा को समझने का अवसर मिलता है तथा यह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ दूसरों की मातृभाषा के और संस्कृतियों का भी सम्मान कराना सिखाते हैं। तो इस बिंदु से क्या समझ आता है, यानी कि जो बहुभाषिकता होती है, एक क्लास में कई भाषाओं के बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की भाषा सुनकर उस भाषा को प्राप्त करके नए शब्दों का निर्माण करता है और अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ जो दूसरी भाषाएं होती हैं, उनकी संस्कृतियां होती हैं, उनको सम्मान करने का मौका मिलता है और बच्चा सम्मान करना सीखता है। अगला बिंदु है, कह रहा है कि बहुभाषिकता क्षमता, संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यार बिल्कुल सही, क्योंकि आपके यहाँ सीधा क्वेश्चन बनता है बहुभाषिकता से क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुभाषिकता जो होती है विद्यालय में एक संसाधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है बहुभाषिकता का। ठीक है, नेक्स्ट है अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्द व उनके उच्चारण में विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि से, यानी कि अलग अलग जगह से जो आए हुए बच्चे हैं, एक क्लास में जब बैठते हैं तो उनमें उन जो शब्द उच्चारण होता है उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए उनकी जो पृष्ठभूमि होती है उनको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। सभी भाषाओं को जो है सम्मान देना पड़ता है, हमें सम्मान देना चाहिए और भाषा विविधता को एक समान संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए एज अ टीचर। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करें तो इस बात को प्रमाण भी मिले हैं कि वाद विवाद भाषाई बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में, यानी कि बहुभाषिकता जो होती है कि एक चुनौती के रूप में कैसे होती है। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। यानी कि भाषा एक जो भारत है वो बहुभाषी देश है। यहाँ पर देखते हैं अलग अलग स्टेट में लगभग अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे ही लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी आप तय करते हैं, वहाँ की भाषा में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर वाणी, यानी कि जैसे ही आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है और आप जब 30-40 किलोमीटर क्रॉस करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस एकदम आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, भाषा में विभिन्नता है। इसलिए भारत को क्या कहा गया है? बहुभाषिक देश कहा गया है। यहाँ नॉर्थ में हिंदी बोली जाती है, साउथ में अलग अलग तमिल, कन्नड़ और अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और आपके पूर्वांचल में भोजपुरी हो गई, बंगाली हो गई, संथाली हो गई, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं पर छात्र का प्रभाव पड़ता है, जो कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए एक चुनौती
होती है बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग भाषा के जब बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा सिखाने में उनको शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती थोड़ा सा होती है। अगला पॉइंट है कि छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने का चुनौतियाँ, तो यानी कि भाषाई विविधता के कारण छात्रों की भाषा कौशल के उन विकास के चुनौतियों का सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से भाषाई कौशल पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। तो शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती, इसको फटाफट देखेंगे यहाँ से। ठीक है, बहुत तेज़ी में ये कहता है कि शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है। वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता तो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहाँ शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। बिल्कुल, मान लो अभी आप केवीएस, अभी आप जो डीएलएड कर चुके होंगे, बीएड कर चुके होंगे, तो जैसे आपको केवीएस में आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें अलग अलग जगह जाना पड़ता है। अगर नॉर्थ के हैं तो साउथ के हैं तो कहीं पर भी पूरे भारत में कहीं पर ट्रांसफ़र होता है। तो आप जिस भाषा को नहीं जानते हैं, अगर उस भाषा को पढ़ाना पड़ता है, वहाँ के उस भाषा के बोलने वाले बच्चे आपको मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव। तो भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह भी है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि मान लो अभी आप हिंदी बोलना या पढ़ना जानते हो और आपको इंग्लिश कम आती हो, या इंग्लिश के प्रति आपकी रुचि ना हो, या फिर संस्कृत के प्रति रुचि ना हो, तो टीचर जो आपको पढ़ाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उस भाषा को आपको सिखा पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएँ। तो अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएँ आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती हैं और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती हैं। जब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हों और सबकी भाषाएं अलग अलग हों, तो वहाँ पर शिक्षण जो है देना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है अध्ययन सामग्री की कमी। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक समस्या होती है। यानी कि मान लो आपको मैथ सिखाना हो, ठीक है, मैथ सिखाना हो या कोई ऐसी चीज़ सिखानी हो जिसमें टीएलएम की ज़रूरत हो और आपके पास टीएलएम ना हो, तो फिर अध्ययन कराने में थोड़ा सा समस्या आपको आएगी। नेक्स्ट है भाषा कौशल। तो भाषा कौशल क्या क्या हैं, कौन कौन से होते हैं? तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में अन्य व्यक्तियों के संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोल या लिख कर अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति करता है, ये तथा सुनकर या पढ़कर दूसरे विचारों को ग्रहण करता है। बिल्कुल, अपने जब भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं तो आप किस द्वारा करते हैं? या तो बोल कर करते हैं या तो आप लिखित तौर पे करते हैं। और किसी के भावों को अगर ग्रहण करना है तो क्या करते हैं आप? तो किसी की कही कही बात को सुनते हैं या फिर दूसरे के द्वारा जो लिखा गया है उसको आप पढ़कर जो है विचारों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं जो कि बोलना और लिखना, इन दोनों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल हैं, सुनना और पढ़ना। इन दोनों माध्यम से हम दूसरों के विचारों की, उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने से क्षमता होती है उसमें भाषा कौशल उसे कहा जाता है। बिल्कुल, अगर आपको भाषा की अभिव्यक्ति करनी है तो आप बोल कर करेंगे या लिख कर करेंगे, या फिर किसी की भावना विचारों को सुनना है तो आप क्या करेंगे? या तो सुनेंगे या तो फिर आप उसको लिखी गई बात को आप पढ़ेंगे। ठीक है, इनके विकास में इनकी क्षमताएं प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जो आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, यह कैसा होता है? यह अंतर संबंधित होता है। अगर विकल्प में आए तो आप क्या बताएंगे? अंतर संबंधित होते हैं ये। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये कैसे होते हैं? तो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और इनका जो है क्रम में नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ बच्चा लिखना भी सीखता है। तो चारों कौशल जो है अंतःक्रमिक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ ही सीखे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्रमिक या फिर अंतःक्रमिक है तो आप अंतःक्रमिक पर लगाइएगा टिक। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा कौशल को 4 प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन प्रकार से? श्रवण कौशल से, यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल।
वाचन या मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल, पठन कौशल यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, और लेखन कौशल यानी कि विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। तो ये 4 कौशल होते हैं भाषा सीखने के, ठीक है। नेक्स्ट है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल यानी कि सुन करके आप किसी कही गई बात को सुन करके उसको उसके भाव विचारों को ग्रहण करते हैं, तो श्रवण कौशल होगा। वाचन कौशल में अपनी विचार जो भावनाएं होंगी बोल करके अपने भाव विचारों को जो है दूसरे तक पहुंचाएंगे, ये प्रभावी माना जाता है। इसको आराम से पढ़िएगा क्योंकि इस चीज़ को हम बता चुके हैं ओरल ही, ठीक है। अब पठन कौशल 2 प्रकार का होता है। पठन कौशल की बात करी जाए तो पठन कौशल अर्थ ग्रहण करना कौशल जो है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल कहलाया जाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल स्थायी गण से प्राप्त होता है। ये 2 तरह के होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। तो क्या होता है सस्वर पठन और मौन पठन? तो सस्वर पठन जो आप किसी चीज़ को आनंद लेने के लिए बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं तो वो सस्वर पठन होता है। मौन पठन क्या होता है? जब आप बिना शब्दों को बोले आराम से ध्यान लगाकर पढ़ रहे हो, जैसे आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये मौन पठन होता है। सस्वर पठन में जब किसी चीज़ को आनंद के लिए आप अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं तो सस्वर पठन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेखन कौशल। तो लेखन कौशल यानी कि लिखना अपने भाव विचारों को बातों में को लिख करके अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। लेखन कौशल की स्थायित्व दिया जाता है, इसमें वर्तनी या शुद्धता का अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अगला है रीडिंग के प्रकार, यानी कि रीडिंग कितने प्रकार की होती है? पहली होती है स्कीमिंग रीडिंग। यह क्या होती है स्कीमिंग रीडिंग? जब बच्चा पाठ्य पुस्तक को केंद्रीय भाव या सार खोजने के लिए तेज़ी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य या लिखने की व्यवस्था को समझता है, तो यह प्रक्रिया स्कीमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है। इसे जैसे न्यूज़पेपर का पढ़ना, न्यूज़पेपर में आप जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बस पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, अपनी जानकारियों के लिए। स्कैनिंग क्या होता है? जहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी जल्दी पढ़ जाता है। स्कैनिंग यानी कि बहुत तेज़ी से आप पढ़ते हुए गुजर जाते हैं वहाँ से। गहन पठन या फिर गहरी पढ़ाई क्या होती है? गहन पढ़ाई बारीकी और समझ के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक प्रत्येक शब्द का अर्थ समझता है, यानी कि जैसे आप परीक्षा की तैयारी करते हैं। अतिशय अभ्यास यह क्या होता है? यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। यानी कि अतिशय पठन में जो है धारा प्रवाह में आप खाली पढ़ते चले जाएं, सटीकता पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अगला है लेखन का प्रक्रिया उपागम। बात करें दोस्तों लेखन का प्रक्रम उपागम के बारे में, तो यह प्रक्रम उपागम बच्चों के लेखन कौशल के विकास के लिए या लेखन प्रक्रिया को उपागम जो सहायक होता है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। अगला पॉइंट है इसको लिखने के द्वारा लिखना सिखाना होता है। लिखने के द्वारा लिखना सिखाना होता है, ठीक है। आगे बात करें BICS यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। ये डेली यूज़ में आने वाली लैंग्वेज होती है, जो आप डेली यूज़ करते हैं बोलचाल की भाषा में, वही ये लैंग्वेज होती है। अगली है CALP, यानी कि बात करें CALP यानी कि कंजुगेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यह एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यह स्कूल में चलती है। यानी कि देखो घर और स्कूल में आप अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी कि घर में बोलचाल की भाषा यूज़ करते हैं और लैंग्वेज स्कूल की एक अलग होती है। प्रोफेशनल लैंग्वेज का आप स्कूल में यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, वो वाली ये लैंग्वेज होती है। अब बात करें भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की भाषा शिक्षण में कौन कौन से मूल्यांकन जो हैं होते हैं। तो मूल्यांकन क्या होता है पहले इस बारे में हम बात करते हैं। यानी कि सीखने सिखाने के निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि आप जो है साल भर में कितना पढ़ाए हैं या 3 महीने में जो आप टेस्ट लेते हैं उसमें आपने कितना पढ़ाया है, ठीक है। अवधि के अंत में कितने आपने पढ़ाया, बच्चा कितना सीख चुका है, इस बात को जानकारी में लेने के लिए मूल्यांकन किया जाता है और यह मूल्यांकन कहलाता है प्रक्रिया। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है, ठीक है। अगला है आपका आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए जो है आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन क्या है? तो जब मूल्यांकन जिस समय करते हैं तो मूल्यांकन में होने वाली प्रक्रिया को ही आकलन कहा जाता है, ठीक है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। इस तरह से याद रखिएगा मूल्यांकन कैसा है
एक व्यापक है, आकलन क्या है, एक संक्षिप्त है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में बात करें, मूल्यांकन के आखिर क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो बच्चे में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच कराना होता है। बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का जो है पता लगाने के लिए इसका अनुसार शिक्षण विधि को अपनाया जाता है। इसमें अध्ययन एवं अध्यापन दोनों के मापन कर सकते हैं, यानी कि सिखाया किस तरह से जा रहा है, कितना सिखाया जा रहा है और कितना सीखा बच्चे ने और किस तरह से सिखाया गया, उस चीज़ का आप मापन कर सकते हैं। विद्यार्थियों में भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना होता है। बालकों में चौमुखी विकास की निरंतरता प्रगति प्रदान करना होता है और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना होता है। हो सकता है आवाज़ ना आई हो दोस्तों, बीच में थोड़ा सा ब्लिंक की हुई आवाज़, तो इसको जो है थोड़ा सा दोबारा पढ़ लीजिएगा। ये मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, इसको हमने बताया है, आगे आपको बराबर वाइज मिलेगी। ठीक है, आगे बात करें विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना होता है। बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों को पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना होता है। मूल्यांकन का महत्व की बात करें कि इसका महत्व क्या क्या होता है, तो शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। ये बच्चों के अध्ययन की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है ये, या बच्चों की प्रगति में सहायक होता है। शैक्षिक व्यवसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है। यानी मूल्यांकन का क्या महत्व होता है, तो बच्चे ने अब तक कितना सीख लिया है, कितना प्राप्त कर लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे मूल्यांकन के प्रकार के बारे में, कि मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले प्रकार है रचनात्मक या निर्णयात्मक मूल्यांकन। ये इसमें क्या होता है, बच्चे के लगातार प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक होता है। ठीक है, और यह जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच लेता है कि बच्चे ने क्या ज्ञान अर्जित किया है, और ज्ञानात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में ही किया जाता है। यानी कि जब लेसन पढ़ाया जाता है तो लेसन पढ़ाने के दौरान ही टीचर जो है बच्चों को मूल्यांकन कर लेता है कि इस लेसन में जो हमने अभी तक पढ़ाया इसमें बच्चे ने क्या सीखा। ठीक है, जो पूछता है आपसे बीच बीच में टीचर ने जो पूछता है वही फीडबैक जो आपसे लेता है प्रतिपुष्टि, वही वो मूल्यांकन रचनात्मक या निर्णयात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, बात करें आगे निदानात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, तो बच्चे को अधिगम यानी सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों को पता लगाना, उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अगला है योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है, यानी कि जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है वही होता है योगात्मक मूल्यांकन। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद देखने का कि बच्चे को ज्ञान कितना ग्रहण किया है बच्चे ने, और योगात्मक मूल्यांकन कहता है कि जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद अध्यापक बच्चों को प्रश्न करता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है, प्रश्न हल करते हैं, वही आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। बात करें बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके की, तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों को प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री को उसके प्रतिक्रिया व्यक्त कराना, और बच्चों के द्वारा उनके अनुभवों को लिखवाना। ठीक, सुनी गई कहानी को बच्चों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहना, लिखवाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, ये सभी इसमें आते हैं। पोर्टफोलियो की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है आपका पोर्टफोलियो, कि आखिरकार पोर्टफोलियो होता क्या है। तो पोर्टफोलियो ये जो होता है, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि के बारे में कामों का संग्रह होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धियां, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। ठीक है, जो लिखा जाता है इसमें उपलब्धियां क्या हैं, क्या कमियां हैं, क्या प्रगति है बच्चे की, और इस पोर्टफोलियो में बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक, शैक्षणिक और आपका शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारियाँ। बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने का यह उद्देश्य होता है कि उसमें जो है उसकी सहायता या उसका मूल्यांकन करना आसान होगा। यानी कि बच्चे का जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में बच्चे की सभी चीज़ें अंकित होती हैं। जितना मतलब जो बच्चे की जो जितनी भी जानकारी होगी सब कहाँ मिलेगी आपको, पोर्टफोलियो में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि समग्र एवं सतत मूल्यांकन क्या होता है। तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 यानी 2009 के अनुसार सीसीई का प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने में लागू किया जाता है। यानी कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का बच्चा होता है उसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 है। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा आप, जो थ्योरी लिखी है। अब हम बात करते हैं परीक्षण के प्रकार की। वीडियो रोककर इसको पढ़ लीजिएगा ऊपर। परीक्षण के प्रकार, परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यक्तिगत परीक्षण होता है, मानकीकृत परीक्षण और आत्मनिष्ठ परीक्षण। व्यक्तिगत में क्या होता है? इस परीक्षण में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति यानी कि एक करके जो परीक्षण किया जाएगा वो व्यक्तिगत परीक्षण होगा। मानकीकृत परीक्षण ऐसे परीक्षण जो शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञ की सहायता से किए जाते हैं और बड़े लेवल पर किए जाते हैं, ये मानकीकृत परीक्षण कहलाते हैं। बात करें आत्मनिष्ठ की, तो दोस्तों ये जो आत्मनिष्ठ परीक्षण होता है इसमें परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात करें तो एक परीक्षण पर किसी विद्यार्थी को अलग अलग परीक्षकों द्वारा जैसे अंक प्रदान करना है, तो यह समीक्षा वस्तुनिष्ठ कहलाती है। निपुणता क्या होती है? तो इस परीक्षण के द्वारा किसी काम के संदर्भ में बच्चों की कमियों का मापन करना निपुणता कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण की बात करें कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? तो यह उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण के ठीक बाद आता है, क्योंकि निदानात्मक प्रशिक्षण होता है, ये शिक्षण होता है परीक्षण, इसमें छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके बाद उपचारात्मक शिक्षण दूर करने का प्रयास किया जाता है। सीधा सीधा आप जानिए, जब बच्चों को सीखने में जो समस्या आ रही होगी, ठीक है, वो नैदांतिक होगा, और जब उन कमियों को आप दूर करेंगे तो वह उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बात करें उपचारात्मक शिक्षण के महत्व के बारे में, तो कुछ पॉइंट इनको पढ़ लीजिए। जैसे बच्चों के सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। बच्चों की कठिनाइयों को सही दिशा में मोड़ने की सहायता मिलती है। बालकों की अभिव्यक्ति संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों का आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार करने का, भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचने के लिए मौका दिया जाता है इसमें। यानी कि जब गलतियों का सुधार शुरुआत में हो जाएगा तो भविष्य में गलतियाँ नहीं होंगी, उससे बचता है। ठीक है बच्चा, अगला है शिक्षण रोचक उद्देश्य पूर्ण प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है, आगे है आपका गद्य और पद्य। तो देखिए गद्य और पद्य आपके यहाँ पर जो है गद्यांश और पद्यांश जिसको बोलते हैं, वो आपके हिंदी के पेपर में आता ही आता है। गद्यांश में भी आप गद्यांश जब पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, गद्यांश पढ़ लेते हैं तो उसी के आधार पर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग जवाब इसी में छिपे हुए होते हैं और 2-3 सवाल इसी गद्यांश या पद्यांश से व्याकरण संबंधित पूछता है। जैसे यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़िएगा। जैसे गद्यांश क्या कहता है कि विद्यार्थी जीवन की वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार और आचरण जैसे चाहे वैसे रूप दे सकता है। ठीक है, अवस्था भावी वृद्ध उस कोमल शाखा की भांति होती है जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर टूट सकते हैं, पर मुड़ नहीं सकते हैं। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होता है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो वैसा डाल सकते हो। सफ़ेद चादर पर एक बार जो रंग चढ़ जाता है वह फिर पूर्वावस्था में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थियों के जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इस अवस्था को सुसंस्करण और समृद्धि पोषित की जा सकती है। इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। तो ये था आपका गद्यांश की थ्योरी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। जैसे व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? क्या प्राचीन काल, पूर्वावस्था, छात्रावस्था या फिर आपका विकसित अवस्था? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि छात्रावस्था, चादर जो श्वेत चादर का समान होता है उसमें जो शुरुआत में रंग भर दोगे वही भरा रहेगा, तो यानी कि छात्रावस्था। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला है आपका दूसरा प्रश्न कहता है कि छात्रावस्था की तुलना विकसित पेड़ की तरह करना क्यों कठिन नहीं है? तो पेड़ की शाखाएं टूट जाती हैं, शाखा तक आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है, शाखाएं बहुत भारी होती हैं, फिर विकसित पेड़ की शाखाएं मुड़ नहीं पाती हैं। तो अभी आपने पढ़ा था
विकसित पेड़ की शाखाएं मुड़ नहीं पाती हैं। जब पेड़ छोटा हो तो उसकी टहनियाँ इधर चाहो उधर मोड़ दो, यानी जो है जब जब छात्रावस्था में बालक होता है तब उसको जो जैसा भी बना दोगे, जैसा सिखा दोगे वैसा सीख लेगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। विकसित पेड़ की शाखाएं मुड़ नहीं सकती हैं, टूट जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये कह रहा है कि छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था। तो छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था, ऑप्शन आपके सामने है। उसमें सुसंस्कार और समृद्धि पोषित करने के लिए, या फिर घर के काम करना सीखें, या फिर विद्यार्थी जीवन का महत्व स्वीकार करें, या फिर आपका घर के संस्कार देना संभव नहीं, घर में संस्कार देना संभव नहीं। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं आपका। संस्कार जो बच्चों को पहले जो है घर से दूर गुरुकुल में शिक्षा देने का सबसे बड़ा कारण था, उसमें सुसंस्कार और ससमृतियाँ पोषित करना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रावस्था सफ़ेद चादर के समान है क्योंकि, तो क्यों है सब छात्रावस्था में सफ़ेद चादर दी जाती है, या फिर सफ़ेद चादर जल्दी मैली हो जाती है, या फिर जैसा प्रभाव डालना चाहो डाल सकता है, या फिर छात्र में विरोध करने की भावना नहीं पनपती। तो ये अभी सारे जवाब आपके गलत हैं। आपका ऑप्शन 3 आपका सही है। जैसा प्रभाव डालना हो छात्रावस्था में बच्चे में वैसा प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विद्यार्थी जीवन की तुलना की गई, विद्यार्थी के जीवन की तुलना किससे की गई है। तो क्या गुरुकुल में बालकों से की गई है, वृक्षों की भावी कोमल शाखाओं से की गई है, या फिर विकसित छात्र की शाखाओं से की गई है, या छात्रावस्था से की गई। तो आपने ऊपर पढ़ा है कि जो विद्यार्थी की तुलना किससे गई है, वृक्ष की भावी कोमल शाखाओं से की गई है। आपने ऊपर अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया था। तो ऑप्शन 2 आपका सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकसित का विशेषण बना है। तो देखिए अब तक 5 प्रश्न एज इट इज़ आपने जो गद्यांश था वहाँ से पूछा गया है, मतलब आप सिर्फ गद्यांश पढ़ के उसमें टिक किए, 5 नंबर आपके सही हो गए। अब यहाँ से ग्रामर से पूछा गया है प्रश्न, विकसित विशेषण बना है किससे, विकसित किससे बना, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, या फिर क्रिया से। तो ये संज्ञा से बना हुआ, विकसित जो विशेषण बना हुआ है ये संज्ञा के द्वारा बना हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था, प्रस्तुत गद्यांश में विशेषण होगा। विशेषण क्या होता है, गुरुकुल, कठोर, अनुशासन, या फिर आपका पालन। तो जो इसमें अनुशासन का पालन करना होता था, प्रस्तुत गद्यांश में जो विशेषण पूछा है वो है क्या है, कठोर है। ऑप्शन सेकंड आपका सही जवाब होगा। व्यवहार का संधि विच्छेद पूछा है यहाँ पर, किसका, व्यवहार का संधि विच्छेद पूछा गया है यहाँ पर। तो विधन आहार, व्यधन आहार, व्यवधन हार, या व्युधन आहार वो अवहार है। तो इसका व्यवहार का होता है विधन अवहार। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो देखिए एक गद्यांश हमने करवाया है, इस गद्यांश को पढ़िए और पहले इसमें जवाब आप देंगे, ठीक है, बाद में हम उसका आंसर बताएंगे। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। आज हम आज़ादी की रजत जयंती मना रहे हैं, पर क्या हम कह सकते हैं कि गुलाम और हीनता की भाव हमारे मन से बिल्कुल दूर हो चुकी है। क्या हम वादा कर सकते हैं कि व्यक्तिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विचार, हमारे फैसले और हमारे काम मूलतः हमारे अपने और हमारे दूसरों की हमने दूसरों की नकल करनी छोड़ दी है। क्या हम स्वयं अपने लिए फैसले लेकर उन पर अमल कर सकते हैं, या फिर हम इस नकलची स्वतंत्रता की नकली दिखावा करते रहेंगे। मैं आपका ध्यान अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां से मैं आता हूं। मैं जानता हूं कि उसमें से ज़्यादा फिल्में ऐसी हैं जिनका जिक्र सुनकर आप हंस पड़ेंगे। एक पढ़े लिखे आदमी के लिए हमारी फिल्में तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं। उनकी कहानियाँ बचकानी, असलियत और दूर की तर्कहीन होती हैं, ठीक है। और उनसे बड़ी खराबी कि वे पश्चिमी फिल्मों की अंधी नकल होती है। मेरे लिए उनका मजाक उड़ाना आसान नहीं है। मैं उनसे अपनी रोज़ी कमाता हूँ। जब मैं अपनी तरह विद्यार्थी या तब हमारे अंग्रेज़ और हिंदुस्तान प्रोफेसर बड़ी कोशिश में हमारे अंदर
यह एहसास पैदा कर चाहते हैं कि कला का सृजन करना सिर्फ गोरी चमड़ी का ही विशेषाधिकार है। अच्छी फिल्में, अच्छे नाटक, अच्छी चमड़ी वालों का ही विशेषाधिकार है। अच्छी फिल्में, अच्छे हाँ ये हो गया ना, अच्छी अभिनय, अच्छी चित्रकारी आदि सब यूरोप और अमेरिका में ही संभव है। आज बहुत फर्क आ गया है। आज़ादी के बाद भारतीय कक्षाओं ने बहुत प्रगति की है। तो इसमें लेखक की जो चिंता है, ये इसमें क्या विषय है, लेखक की चिंता क्या विषय पूछा गया है। तो क्या आज भी हम गुलाम हैं, या फिर वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है, या फिर हमने नकल करना छोड़ दिया, फिर हम स्वतंत्र फैसले लेते हैं। तो इसमें जो चिंता का विषय है वैचारिक स्वतंत्रता की है कि वैचारिक स्वतंत्रता क्या सही में मिल गई है, फिर हम दूसरों की नकल आज भी कर रहे हैं। पश्चिमी यानी कि यूरोप साइड की जो फिल्में बन रही हैं वही सब उसमें जो दिखाया जा रहा है वो सब सही है, ठीक है। तो वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है, ये सब बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नकली स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। तो नकली स्वतंत्रता से क्या हीनता और गुलामी का भाव होना, या फिर ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि सामाजिक तौर पर स्वतंत्र निर्णय लेना, या फिर स्वयं विचार और उनकी उचित निर्णय लेना, या फिर आपकी उचित निर्णय का अनुपालन करना। तो देखिए नकली स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है, हीनता और गुलामी का भाव होना, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने फिल्मों को तमाशा कहा है क्योंकि फिल्मों को तमाशा कहा है, क्यों कहा है। क्या उन कहानियों में वास्तविकता का अभाव होता है, या फिर उन कहानियों में जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, या फिर उन कहानियों में तर्क और यथार्थ भरपूर होता है, या फिर उनकी कहानियाँ सभी दर्शकों को भरपूर मनोरंजन करती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, उनकी कहानियाँ वास्तविकता जो उनकी कहानियाँ होती हैं यूरोप साइड की पश्चिमी फिल्में जो होती हैं उसमें वास्तविकता का अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अपनी फिल्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहता क्योंकि फिल्में अभिनय को तराशने का माध्यम है, या फिल्में बेहतरीन अभिनय का उदाहरण है, फिल्में आजीविका का साधन है, या फिर फिल्में उत्कृष्ट निर्देशन का उदाहरण है। तो आजीविका का सिर्फ साधन है, जो फिल्में बन रही हैं ये फिल्में आजीविका का साधन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखन को अपने जो शिक्षकों की कौन सी बात पसंद नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं है लिखा हुआ है। तो लेखक को अपने शिक्षकों की कौन सी बात पसंद नहीं है, केवल अभिनय अंग्रेजों का विशेषण अधिकार है, या फिर कला पर केवल अंग्रेजों का विशेष अधिकार है, फिर कथा लेखन केवल अंग्रेजों का विशेष अधिकार है, या फिर संवाद लेखन केवल अंग्रेजों का विशेष अधिकार है। तो कला लेखन जो है अंग्रेजों का विशेष अधिकार है, ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा आज़ादी के बाद भारत ने डैश डैश क्षेत्र की दुनिया में उन्नति की है। तो किस दुनिया में, क्या चित्रकला, फिल्मों, या फिर कलाओं, या फिर नाटकों। तो वहाँ पर कलाओं लिखा हुआ, तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो क्या असलियत में, हिंदुस्तानी में, विद्यार्थी में, या स्वतंत्रता में। तो इसमें जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, ऑप्शन फोर्थ स्वतंत्र प्रत्यय, ये उपसर्ग और प्रत्यय किसमें है, स्वतंत्रता में, ऑप्शन फोर्थ में। तो यह था हिंदी के संपूर्ण CDP, यानी कि जो आपकी सीटेट में हिंदी का जो पोर्शन आता है उसमें से जो आपके पैडागॉगी और हिंदी का शिक्षण, और उसमें जो आपका गद्यांश आता है गद्यांश। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा, और अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो आपकी पढ़ने की थ्योरी है सब्जेक्टों की वो भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।